नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश खबर ख़ास में हर वो ख़ास खबर जिसका सीधा ताल्लुक़ आपसे है, आपके ज़िंदगी से है। हमारी कोशिश होती है कि हर उस खबर को सबसे पहले और बहुत बेहतर तरीके से आप तक हम पहुँचाएँ, उसके हर पहलू को। नाज़रीन, जिस तरह से ख़ास तौर से पूरे जो शुमाली हिंदुस्तान है उसमें जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है और झारखंड है, इन रियासतों में बहुत ज़्यादा हुजूमी तशद्दुद के मामले देखे जा रहे हैं। हुजूमी तशद्दुद या हम जिसे मॉब लिंचिंग कहते हैं, और कई रियासतों की हुकूमतों ने इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की बातें की हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कानून पहले से जो है वही काफ़ी है, शर्त यह है कि उस पर बिल्कुल गैर जानिबदाराना तौर पर अमल किया जाए और जो इसके मुलज़मीन हैं उन्हें कसूरवार ठहराया जाए और उन्हें खातिर ख्वाह सज़ा दी जाए। हालिया दिनों ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में और बंगाल में इतने ज़्यादा हुजूमी तशद्दुद के मामले सामने आए हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि अब तो ये कोई आम सी बात हो गई है। किसी भी बुनियाद पर, पहले कभी किसी ममनुआ जानवर के नाम पर या गाय के नाम पर, उसके बाद अब मोटरसाइकिल चोरी के नाम पर, अब जो मौजूदा ट्रेंड है उसमें खबर ये है कि बच्चा चोरी का इल्ज़ाम लगाकर एक नहीं कई ऐसे वाक़यात हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले कम से कम 12 ऐसे ज़िले हैं जहां पर ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कई मामले तो दर्ज तक भी नहीं हो पा रहे हैं। हमारा आज ख़ास तौर से जो मौजूद बहस हम आज जिस मौजू को लेकर आए वो ये है कि कुछ रियासतों ने पहल की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी हुकूमतों ने कदम बढ़ाया है, मॉब लिंचिंग जैसे वारदात को रोकने के लिए कानून भी बनाए हैं। लेकिन क्या इससे अमल करेंगे दूसरे और रियासतें, इस पर अमल करेंगी? मगरबी बंगाल का अब नंबर है कि मगरबी बंगाल भी जल्द ही इस ताल्लुक से हो सकता है कि अगले ही दिन, जिस पर भी आज हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, कि वहां असेंबली में एक बिल लाया जाए। ऐसी वसूख ज़राए से खबरें मिल रही हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, क्या उत्तर प्रदेश इससे कोई नसीहत लेगा? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद मरकजी हुकूमत ने हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ कानून बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी में शामिल अफराद ने सख्त कानून बनाए जाने के बड़े बड़े दावे भी किए थे, लेकिन अभी तक न तो कमेटी की सिफारिशात मंजर आम पर आई हैं और न ही ये पता चल रहा है कि कमेटी अभी वजूद में भी है या नहीं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को भी सख्त इक़दामात उठाने का हुक्म दिया था, इसलिए मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी कांग्रेस इक़्तिदार वाली हुकूमतों ने हुजूमी तशद्दुद पर लगाम कसने के लिए कानून बनाया है। इसी जानिब आगे बढ़ते हुए मगरबी बंगाल की ममता बनर्जी हुकूमत भी 30 अगस्त को असेंबली में हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ बिल पेश करने जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि बिल मंजूर भी कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में हुजूमी तशद्दुद के सबसे ज़्यादा वाक़यात मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, जो माजी में भी आ चुके हैं, हाल के दिनों में भी बहुत ज़्यादा ऐसे मामले आ रहे हैं। बिहार में ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं और झारखंड में ऐसे कई मामले आए हैं। और इन दिनों तो ख़ास तौर से योगी हुकूमत में यूपी में हुजूमी तशद्दुद का बहुत ज़्यादा ही जो है मामला सामने आ रहा है। ऐसे हालात में भी योगी हुकूमत सिर्फ अपीलों से काम चला रही है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस जानिब अब और रियासतें आगे कदम उठाएंगी? तो हम आपको ये बता दें कि इस ख़ास मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे, इस पर और लोगों की राय जानेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। इस हमारे साथ एक अच्छा खासा पैनल मौजूद होगा। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दिल्ली से, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और ख़ास तौर से इन्होंने इस ख़ास मामले में जो हुजूमी तशद्दुद जैसे मामले इन्होंने पेशरफ भी की है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रजू भी हुए हैं। जासिर कमर अली हमारे साथ हैं लखनऊ से, आपका इस्तकबाल है। कुछ ही देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। कोलकाता से हमारे साथ अब्दुल अजीज जुड़ने वाले हैं जो समाजी कारकुन हैं। सबसे पहले मैं जासिर अली साहब आपके पास आ रहा हूं कि ये जो लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, आप लखनऊ से में हैं इस वक्त, ज़ाहिर है उत्तर प्रदेश के अखबारों में और मीडिया चैनलों में लगातार न्यूज़ 18 भी इसको बहुत वसूख से दिखा रहा है कि कैसे लोग जो है
वो कानून अपने हाथों में ले रहे हैं। कई ऐसे भी मामले आए हैं कि कोई शख्स अपने भतीजे को बाइक पर बैठाकर अस्पताल इलाज कराने के लिए ले जा रहा है, लोग समझ रहे हैं कि बच्चा चोर है, अब बिना पूछे माते बिना तफ्तीश के उसे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। क्या ये समझा जाए कि जो अफवाह है उस पर यकीन करना ज़्यादा आसान हो गया है, कानून का डर लोगों के दिल से ख़त्म हो गया है? और क्या ये मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से ऐसे मामलों को रोकने के लिए यूपी हुकूमत जो है वो भी कोई कानून बनाएगी? आजम भाई, आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक से गुजारिश है कि अफवाहों पे ध्यान ना दें और अफवाहों पे ध्यान देना बंद करें। कहीं कोई सोशल मीडिया से या कहीं अफवाह एक दूसरे से जो फैल रही हैं उसको रोकने का हम सबको एक प्रयास करना चाहिए। जो हो रहा वो गलत हो रहा है। अभी उसके लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, डीजीपी साहब बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बराबर लोगों से जुड़ रहे हैं। इस तरह की जो हरकत ये भीड़ कर रही है, पहले से कानून मौजूद है, लेकिन हमारी हुकूमत ने क्या किया है कि उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई तत्काल, जो अफवाह फैलाएगा, जो भीड़ का हिस्सा बनेगा, उनके लिए गैंगस्टर की कार्रवाई करी गई। आप जानते हैं गैंगस्टर बहुत ही, ना उसमें जमानत हो सकती है, ना उसके जो प्रोसीजर हैं उसके बहुत सख्त हैं, और अफवाह फैलाना एक बहुत बड़ा अपने आप में एक जुर्म है। और भीड़ जिस तरह से ये कर रही है, ये पता नहीं कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, क्या करते हैं उनके। देखिए हमारी पुलिस जो है बिल्कुल जागरूक है। ऐसा कुछ हो चुका उसके लिए तो बहुत सख्त है हमारी हुकूमत, ना हो उसके लिए और हुकूमत सख्त है। इसलिए गैंगस्टर की कार्रवाई हमारी हुकूमत जो है वो कर रही है, बहुत से लोगों पे किया है, आज भी कुछ लोगों पे किया है। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये जो अफवाहें हैं, उस पर थोड़ा हमें आवाम का भी साथ चाहिए होगा। हमारी पुलिस बेहतर काम कर रही है और जो आवाम है वो आवाम को जागरूक होना पड़ेगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। और वो जो कहीं से आ गए हैं, जो माहौल को खराब करना चाहते हैं, वो किसी भी पार्टी को हो सकते हैं, किसी भी तरीके से जो लोग हो सकते हैं, उनके खिलाफ हमारी पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है, की है। लेकिन इस तरह के एक बार सोच लें, बात कर लें। हो सकता है कोई, जैसे अपनी बात करेगी, भतीजे को लेके जा रहा था, कोई फैमिली में कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, उसके बारे में एक विचार विमर्श तो होना चाहिए, एक मशवरा तो होना चाहिए। भाई आप कौन है, क्या है, बेफायदे का दौड़ना, ये लोग कौन दौड़ा रहे हैं, ठीक उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन थोड़ा लोगों को जागरूक देखिए होना पड़ेगा, जागरूक होकर आगे आना पड़ेगा। आजम भाई, वो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी। हुकूमत बाखूबी अपना काम कर रही है, हुकूमत ने गैंगस्टर की कार्रवाई करी है और आगे भी कार्रवाई करेगी, लेकिन पुलिस को 2-4-5 मिनट पहुंचने में लगते हैं। आजम भाई, कहीं भी हो इस तरह के वाकये होते हैं तो 2-4-5 मिनट के, जो हमारे महल्ले के बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे गांव के बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे महल्ले के बहुत से मुखिया होते हैं, जैसे बहुत से होटल वाले होते हैं, इस तरह के जो मुखिया, उनकी भी देखिए जिम्मेदारी है कि 2-4-5 मिनट के लिए उनको जब तक पुलिस ना आ जाए तब तक उस माहौल को उनको शांत करके रखना चाहिए। यदि इस तरह की कोई हरकत करता तो गैंगस्टर हमारी यूपी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लागू कर दिया है। जी, ये क्या है, ये गैंगस्टर क्या है? आप कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं, जरा बताइए तफसील से गैंगस्टर क्या है और क्यों नहीं ये कामयाब हो पा रहा है इस जुर्म को रोकने में? जी नहीं, गैंगस्टर देखिए ऐसा है कि इसका कानून है कि जो गैंगस्टर है उसका एक वक्फा होता है कि उसके अंदर उसकी जमानत नहीं हो पाएगी और उसके ऊपर क्लियर हो जाएगा कि इस आदमी ने जो दंगा भड़काया है, भीड़ को उकसाया है। तो पहले क्या होता था, जैसे कोई मारपीट हुई, लोग बच के निकल जाते थे हुल्लड़ हंगामा करके। गैंगस्टर में एक मियाद होती है कि उससे पहले उसको जमानत नहीं मिलेगी, उसकी चार्जशीट सबमिट होगी उसके खिलाफ। पहले क्या होता था कि लोग भीड़ का हिस्सा बने, भीड़ का हिस्सा करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं नहीं था, एक दूसरे से कहा, ऐसा कहा। तो कानून बहुत देखिए कठिन नहीं था। गैंगस्टर अपने आप में कठिन है, जो साल 6 महीने उनको लग जाते हैं, उसका एक वक्फा होता है, उसमें कम से कम उनको जो है वो जान लेंगे। 4 लोगों पे जब लगेगा तो जान लेंगे। क्या कोई नया कानून लेके आई है आपकी हुकूमत या पहले से ही है ये? नहीं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात सही कही, बिल्कुल लेके आई है। लेकिन अभी तक भीड़ के जो ये बदमाशी कर रहे थे, जो लोग अफवाह फैला रहे थे, उनके ऊपर कानून नहीं लग रहा था। आजम भाई, ये भी बात को आप समझे। नहीं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ये कोई नया कानून हुजूमी तशद्दुद को रोकने के लिए, हुजूमी तशद्दुद कोई नया कानून नहीं है, ये कोई नया कानून आया हो, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ये गैंगस्टर, आप तो आजम भाई आपको जानकारी होगी, ये गैंगस्टर की कार्रवाई बिल्कुल आदेश हो गया है। इसमें गिरफ्तारियां भी 4 अभी तक की हुई हैं गैंगस्टर में। कहां गिरफ्तारियां हुई, जरा बताइए। अभी तक इन लोगों पे नहीं लगता था, कहां गिरफ्तारियां हुई, जरा बताइए। नहीं, अभी 4 हुई, अभी डीजीपी साहब ने कल प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीपी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन जिलों का नाम बताया था, वो कार्रवाई हो रही है। अभी कुछ चीजें सूचनाएं होती हैं जो जानकारी रखी जाती है, अभी आवाम के सामने एक आध दिन में और आ जाएगी। कुछ गोपनीय जानकारी होती है, उसको आपके सामने आएगा। जो लोग करा था, जिन लोगों ने, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और भी उसके लिए कार्रवाई हो रही है। देखिए, भीड़ का हिस्सा बन के, झुंड बना के जो लोग चलते थे, वो हमारी हुकूमत में आजम भाई अब नहीं चल पाएगा। जासिर भाई, आप अब नहीं चलेगा मतलब कब? ये अब का स्लैब कहां तक है? मैं आपकी कोई इस पे मतलब नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं 22 जिलों में हर एक जिलों में दर्जन के करीब मामले दर्ज है। सिर्फ अकेले यूपी की बात कर रहा हूं, और ये सिर्फ 4-5 महीने के अंदर का मामला है। बोलिए तो मैं एक एक जिले का नाम पढ़ के सुना देता हूं आपको। जी जी जी। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलने वाला, जमीनी हकीकत कुछ होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ और रियासती हुकूमतें हैं जो इस तरफ कदम आगे बढ़ा रही हैं, वो कानून ला रही हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में, तो यूपी हुकूमत इसमें कब क्यों पीछे है? नहीं, बिल्कुल हमारे क्या होगा, हम बिल्कुल उस पर बिल्कुल विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है, उस पर बिल्कुल विचार होगा, बिल्कुल काम होगा। हम सुप्रीम और कोर्ट हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। तहसीन पूनावाला भी जुड़ चुके हैं, दिल्ली से आपका इस्तकबाल है, और आबिर साबरी साहब हैं लखनऊ से, सीनियर जर्नलिस्ट। तहसीन पूनावाला साहब, एक सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी, जिस तरह से आप रुजू हुए थे और जो उस पर गाइडलाइन आई थी, नोडल अफसर और रियासतों को सख्त इस बारे में ताकीद थी, आप मुझे ये बताइए कि कितना उस पर अमल हो पाया है? और मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी रियासतें जब कानून बना चुकी हैं, कदम आगे बढ़ा चुकी हैं, और ख़बर ऐसी है कि कल मगरबी बंगाल में भी इस ताल्लुक से एक बिल पेश होने वाला है, ऐसे में यूपी क्यों पीछे रह जा रहा है? देखिए, 2 चीज़ें। जो मेरा केस था माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो हमारा केस था, उसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे और डायरेक्शन थे, उसके अनुसार हमने जो एक मसौदा पेश किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट को, मासूका नाम के कानून का, जिसकी प्रशंसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की और कहा कि इस तरह का कानून आना चाहिए। और एक इसका बैकग्राउंड दे दूँ, क्योंकि हमारे जो सीआरपीसी और आईपीसी है, उसमें लिंचिंग की डेफिनेशन नहीं है। अगर लिंचिंग की डेफिनेशन ही ना हो तो क्राइम की सज़ा, जो लोग क्राइम करते हैं उन्हें सज़ा कैसी मिलेगी? वो क्राइम रजिस्टर ही नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो है, 2 कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शशि थरूर और केटीएस तुलसी, इस मसौदे को एज अ प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा और लोकसभा में पेश किए। मसौदा हमने बनाया था, और उसी से प्रेरणा लेते हुए जो राजस्थान की हुकूमत है और मध्य प्रदेश की हुकूमत है, उन्होंने कानून बनाया। लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है कि कानून बनाने के बावजूद इसमें प्रेसिडेंट की एक्सेंट चाहिए, और जो हमारे देश के राष्ट्रपति, अभी तक उन्होंने एक्सेंट नहीं किया इस कानून के ऊपर। दूसरी बात है, जो उत्तर प्रदेश की हुकूमत है, उन्होंने भी हमारा जो कानून है, मासूका मसौदा है, उससे प्रेरणा लेते हुए उन्होंने कानून बनाया। कानून बहुत अच्छा है, मैंने उसे पढ़ा है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ जी है, जो वहाँ के वजीर आला है, वो इसे पास ही नहीं करना चाहते। और अमित शाह जी, ऐसा सुनने में आया कि अमित शाह जी ने कहा है कि नए कानून की ज़रूरत नहीं। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशंस था, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। तो समझ में नहीं आता कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो होम डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने ऑलरेडी कानून बनाया, हमारे मसौदे से उन्होंने कानून बनाया, एक ड्राफ्ट कानून बनाया, इसे पास क्यों नहीं करती है उत्तर प्रदेश की हुकूमत और अमित शाह जी? समझ में नहीं आ रहा है। जी, मगरबी बंगाल में कल एक बिल पेश होना है इस ताल्लुक से, और वहाँ भी कई ऐसे मामले हालिया दिनों आए हैं, और ख़ास तौर से मगरबी बंगाल में तो बड़ा अजीब नेचर का वहाँ पर जो हम उसे लिंचिंग कहें, हुजूमी तशद्दुद कहें, मॉब लिंचिंग कहें, या भीड़ का तशद्दुद कहें, वहाँ पर कोई एक ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो ये कहे कि सिर्फ हम उसका शिकार हुए हैं। ये अलग बात है कि मुसलमानों, दलितों पर इसके ज़्यादा हमले हुए हैं, लेकिन हर कम्युनिटी से वहाँ पर लोग इस हुजूमी तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। मगरबी बंगाल अभी चूंकि बिल पेश हुआ नहीं है, लेकिन ये पक्की खबर है कि कल बिल पेश होगा, तो क्या ये समझा जाए कि एक अब रविश चल पड़ी है कि रियासतें जो है इसे अडॉप्ट कर रही हैं, लेकिन ये उन रियासतों में नहीं हो पा रहा है जहां बीजेपी की हुकूमतें हैं? पूनावाला जी। देखिए, जब हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने 21 उदाहरण हमने उनके सामने रखे थे। ये हिंदुओं की लिंचिंग के भी उदाहरण थे, मुसलमान के भी थे, आदमी, औरत और थर्ड जेंडर के भी थे। कोई भी इंसान, चाहे उसका धर्म कोई भी हो,
उसका जेंडर कोई भी हो, आदमी, औरत या थर्ड जेंडर हो, उनकी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। पहली बात। हम ये कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर से लेके केरल तक, वेस्ट बंगाल से लेके गुजरात तक किसी की लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे फिर वो मुसलमान हो, दलित हो या आरएसएस का कार्यकर्ता हो। तीसरी बात और अहम बात यह है, देखिए जहाँ तक सवाल है लिंचिंग का और जो कानून की बात हो रही है, मैं शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आला की, वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला की, कि वो इस तरह का कानून ला रही है। लेकिन जहाँ पर हुकूमत है भाजपा की, दिखाई जा रहा है कि वो कानून लाने, उन्हें कानून नहीं लाना है। हालांकि वज़ीर आज़म कहते हैं इन्हें मत मारो मुझे मारो। भाई कोई किसे क्यों मारे? जो मारता है आप उन्हें जेल में बंद क्यों नहीं करते? लेकिन होता क्या है, जो मार रहे इन्हीं के जो मिनिस्टर्स है तिरंगा लपेटते, इन्हीं के जो मिनिस्टर्स है उन्हें गार्लेंड करते, जो अक्यूज नहीं क्रिमिनल है। और अब हमने देखा जो बुलंदशहर में जो इन्होंने इंस्पेक्टर को मारा, ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर को, 18 एफआईआर होने के बावजूद उनको बेल दी गई और उनका स्वागत किया गया। तो कहीं ना कहीं ये शंका उठती है मन में कि क्या जो मौजूदा हुकूमत है केंद्र में और उत्तर प्रदेश के सूबे में, क्या ये लिंचिंग को टैकल करना चाहती है या हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं? जी, आमिर साबरी हमारे साथ मौजूद हैं। जासिर साहब, एक बार फिर आपके पास में छोटा सा रिएक्शन लूँगा। तहसीन पूनावाला ने जो बातें कही हैं कि ये हाथी दांत जैसा रवैया क्यों है, खाने की और दिखाने की और, ऐसा क्यों है? नहीं, मेरे भाई को लग रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी हुकूमत सख्त है और हमारी हुकूमत सख्त ना होती तो इस तरह का डिसीजन ना लेती। अभी तक और हुकूमतों ने इस तरह का डिसीजन नहीं लिया है, हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आप देखिए, कोई भी इस तरह की भीड़ की हिंसा के लिए आज तक कोई, आपने जैसे भी आपने एक दो जिक्र किए, तो मैं भी कभी पीछे नहीं किसी के मामलात में नहीं जाता। आपको याद होगा प्रतापगढ़ में जियाउल हक साहब थे, उनको भीड़ ने इसी तरह से क्या फायदा शहीद कर दिया, क्या फायदा उसका जिक्र करने का? ऐसे मामला कोई मतलब बहुत नहीं सी है, चीज हुई, कोई मतलब नहीं है, अभी बात उसकी हुई नहीं है। वो ऐसी चीजें दोबारा ना हो, ऐसी चीजें दोबारा ना हो, उसके लिए कदम उठाने की बात हो रही है। कहां जा रहे हैं आप क्यों पीछे जा रहे हैं? यहाँ कोई समाजवादी पार्टी का बंदा नहीं बैठा जिस पर आप टारगेट करने जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सवाल ये है, आपकी हुकूमत क्या कर रही है? आपकी हुकूमत क्या कर रही है? मैंने आपकी हुकूमत क्या कर रही है? हमारी कानून, आजम भाई, हमारी कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। कहीं कहीं भी जो चीजें हुई, हमने आपसे कहा कि 2, 4, 5 मिनट का वक्फा लगता है, हमारी पुलिस वहां पहुंच जाती है। हमारी पुलिस, आजम भाई, 22 जिले हैं ऐसे जहां हर एक जिले में दर्जनों से ज्यादा मामले हैं। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, बरेली, जौनपुर, गोरखपुर, फिर संभल, कहां आप बच रहे हैं इससे? सवाल इस बात को लेकर नहीं है, सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि संजीदगी आखिर क्यों नहीं? अगर मध्य प्रदेश की हुकूमत, अगर राजस्थान की हुकूमत, पश्चिम बंगाल की हुकूमत इस तरफ हमें जो लगाना पड़ रहा है, इसी से लगाना पड़ रहा है। जो इस तरह के जो लोग थे, जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे थे, जो इस तरह की भीड़ को इकट्ठा कर रहे थे, परिवार के लोगों को मार रहे थे, उन्हीं लिए उसकी हमने प्रॉपर वे में हमने उसकी जांच करी है। पाया कि जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे थे, उन्हीं के खिलाफ हमने गैंगस्टरी कार्रवाई करी है और कर रहे हैं। आजम भाई, बिल्कुल आवाम बिल्कुल सुकून से सोएगी, आप बेफिक्र रहिए। जो हो गया वो वापस नहीं आ सकता। आमिर साबरी साहब से पूछ लेते हैं, आप ही के यहाँ के हैं, कितनी बेफिक्री से सो सकते हैं? आमिर साबरी साहब, बेफिक्री से सोइए, क्यों परेशान हो रहे हैं? जासिर कमर साहब यकीन दिला रहे हैं इस बात का। नहीं भाई, मैंने कहा कि बेफिक्री बिल्कुल, अब क्योंकि कानून का एक राज है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, प्रवक्ताओं ने कसम खा रखी है कि मैं झूठ बोलूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। कड़वा सच ये है। 1 सैकड़ा से ज्यादा अभी तक घटनाएं हो चुकी हैं, हादसा हो चुके हैं। उसके बाद आप हमारे भाई फरमा रहे हैं कि पुलिस 2-3 मिनट में पहुंच जाती है। पुलिस मौत के बाद ही पहुंचती है, इतना वक्फा दे देती है कि वो आदमी जो लीचिंग हो रही है उसकी वो मर जाए, इतना वक्फा देती है पुलिस। आप कह रहे थे गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, ये बताते हुए शर्मा रहे हैं कि कार्रवाई कहां हुई है। मैं बताता हूं आपको कार्रवाई कहां हुई है। नोएडा में 3 पत्रकार पकड़े गए, उन पे गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। ना वो मॉब रीचिंग कर रहे थे और ना वो उन्होंने कहीं डकैती डाली थी, ना किसी की राजधानी की थी। पत्रकारों पर गैंगस्टर की कार्रवाई योगी सरकार ने करी है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है विशाल साहब? मुझे अफसोस है, उससे बड़ा अफसोस यह है कि इंस्पेक्टर की एक मौत होती है और मारने वाले का इतना जबरदस्त स्वागत किया जाता है। गैंगस्टर की कार्रवाई तो उन स्वागतकर्ताओं पर होना चाहिए जो उसका सुबोध इंस्पेक्टर के कातिल है, उसका इतना जबरदस्त स्वागत हो रहा है। अभी परसों की घटना है, कारी वैस को मार दिया गया। कब पुलिस पहुंची, कहां पहुंची, कितनी देर में पहुंची, कितने खिलाफ कार्रवाई हुई? आप झूठ बोलते हैं और ढिठाई से झूठ बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए विशाल साहब।
ये एक घटना नहीं है। बात रही कानून की, कानून हिंदुस्तान में हमारे बहुत हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कोई कानून पर अमल दरामद नहीं होता। अगर कानून का भय हो तो आज ये हालात देश के अंदर जो पैदा होगा ये ना हो। क्या यही है मोदी का नया भारत? मैं सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से। अफसोस है कि भाजपा झूठ बोलते हैं, सदियां झूठ बोलते हैं। कितनी घटनाएं घट चुकी हैं, किस पर कार्रवाई हुई, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? कोई आपके पास सूची हो, कोई लिस्ट हो, कोई फहरिस्त हो तो मुझे बताइए। कितने लोग पकड़े गए? अभी गैंगस्टर की आप बात कर रहे हैं, सदियां झूठ बोल रहे हैं। 3 पत्रकार पकड़े गए नोएडा में, उन पे गैंगस्टर लगाए, किसी मॉब लिंचिंग वाले पे गैंगस्टर नहीं लगाए। यासिर कबर कुछ जवाब दे रहे हैं आपका, यासिर कबर आपको कुछ जवाब दे रहे हैं। जी कार्रवाई, कबर साहब बोलिए। सुन लीजिए विशाल साहब, सुन लीजिए। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि इन गुंडों पर, इन आतंकवादियों पर सरकारों का वर्चस्व हासिल है इनको। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी का मैं अपने काबिल दोस्त को जवाब देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से। 18,000 अपराधी, जी बिल्कुल सपोर्ट मिला, सरकार का सपोर्ट है, वरना किसी की हैसियत नहीं है। अरे 18,000 अपराधी। आजम भाई हमारे जवाब लेने मुझे लगता है बेहतर रहेगा। मैंने आपके सवाल को सुना, जवाब भी ले लें, मुझे लगता है बेहतर रहेगा। जी आजम भाई जवाब दे दो। हेलमेट बगैर हेलमेट वाले को नहीं करने देता है तो गुंडे आतंकवादी करता भाई आपने बात कही, आप झूठ बोलते गए, मैं आप सुनता कि आप सचमुच सुन लिए भाई। ठीक है आप बताइए। भाई आप झूठ बोलते गए, मैंने आपको कबूल किया, सच तो सुनिए। 18,000 अपराधी, 18,000 अपराधी हमारी सरकार ने, 18,000 अपराधी हमारी सरकार ने बंद किए हैं। और जो छोड़ के चले गए अपराधियों को आपने देखा तख्ती लगा के आज की तारीख में आते हैं, थानों के अंदर पहुंचते हैं, थानों के अंदर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद जी अरे भाई लिस्ट निकला ले, नेट से देख ले, काबिल है भाई, पढ़े लिखे आप हैं भाई, पढ़े लिखे आप हैं। 18,000 भाई पढ़े लिखे आदमी आप हैं, नेट पे चले जाए, सर्च कर लिए मेरे भाई, आपको मिल जाएगा ना। हम सच की बात करते हैं, आप गूगल सर्च करिए, आप चले जाइए। क्यों तकलीफ आप इतनी उठाएंगे मेरे भाई? आप सच बोलिए, आप सच बोलिए, झूठ ना बोलिए। देखिए 18,000 अपराधी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी आपने 2-4 दिन पहले आपने खुद दिखाया चैनल के ऊपर कि अपराधी खुद थाने पहुंचे, तख्ती लटकाए हुए थे कि हमें गिरफ्तार कर लिए। उनके अंदर अपराधियों में भय है कि पुलिस हमारा इनकाउंटर ना कर दे। लोग जाके थाने खुद अपने आप को कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। ये कौन लोग थे खबर साहब, ये कौन लोग थे जो बुलंदशहर मामले में फूलों की माला लेकर गए थे? ये कौन लोग थे, किनका स्वागत करने गए थे वो लोग? इंस्पेक्टर जो शहीद हुए सुबोध कुमार सिंह जी हमारे उनके साथ है, उनका मुकदमा भी हमारी सरकार लड़ रही है। देखिए कोई व्यक्तिगत अगर वहां पे कोई 10-5 लोग पहुंच गए, व्यक्तिगत अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो उसके लिए ना तो भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता, ना हमारा उनसे कोई संबंध। दोनों बातों को आप समझिए। अच्छा, फिर तो वो जो झारखंड में जो वजीर ने हम लोग माला पहना था वो व्यक्तिगत था, वो क्या था? हमारे झारखंड में हजारीबाग में जो वजीर ने माला पहना के स्वागत किया था वो क्या था? वो क्या था? तिरंगे में लपेटा गया शब्द, वो क्या था? आजम भाई 38। देखिए बात पॉइंट टू पॉइंट कीजिए। मैं अभी थोड़ा तहसीन पुनावाला के पास चलता हूँ, तहसीन पुनावाला के पास चलता हूँ। ऐसे ही सिर्फ जबरदस्ती जबान खर्ची से बात नहीं बनने वाली। तहसीन पुनावाला साहब, सिंपल एक बात है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक रियासतें काम कर रही हैं। आपने कहा कि अभी उस पे जो सदर जमहूरिया हैं उनका उनकी एक नोटिंग ज़रूरी है, उनका दस्तखत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद उन रियासतों में जो अभी ज़्यादातर रियासतों में बरसर इक़्तिदार जो पार्टी है वहाँ पर इस पे अमल करने में दिक्कत क्या आ रही है? आपने जो बात पहले बताई कि यूपी हुकूमत एक मसवदा तैयार कर रखा है, आपने उसे देखा भी, पढ़ा भी, लेकिन फिर उसको फाइनल हतमी शक्ल क्यों नहीं दी जा रही? बहुत अच्छा सवाल है। और उसको मैं ऐड करते हुए बता दूं, जो वज़ीर दाखिला है हमारे केंद्र में, यानी कि जो करंट होम मिनिस्ट्री केंद्र में, राजीव गावा जी जब वे होम सेक्रेटरी थे तब उन्होंने मुझे बुलाया था और कहा था कि जो मसौदा मैंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था वो यहाँ पर केंद्र में भी, केंद्र की मौजूदा हुकूमत को भी पेश किया जाए ताकि वे इसके लिए कानून बना सके। बहुत चर्चा हुई इस पर। लेकिन आपका जो बुनियादी सवाल है उसका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, इन हत्याओं से, इन लिंचिंग से सियासती फ़ायदा हो रहा है। मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि लिंचिंग अन्य सूबों में नहीं हो रही है, वेस्ट बंगाल में भी हो रही है, अन्य सूबों में भी हो रही है, नॉन बीजेपी सूबों में भी हो रही है। लेकिन उन में से कोई भी सूबों में जो वजीर आला है,
जो मिनिस्टर्स है वे जाके जिन लोगों ने लिंचिंग किया है उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते, उन पे नहीं तिरंगा लपेटे, नहीं उनके फूलों के माला से उनका स्वागत करते हैं। मैं सिटिंग मिनिस्टर्स की बात करता हूँ, कॉन्विक्टेड लोगों की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इन सूबों में जैसे उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, यहाँ पर जो लोग लिंचिंग कर रहे हैं इसके लिए कानून का निज़ाम ऊपर नहीं रखा जा रहा है, कानून का अपमान हो रहा है और मिनिस्टर्स इनके स्वागत करे, एमपीज इनका स्वागत कर रहे हैं। तो इनको जो है प्रोत्साहन मिल रहा है। सबसे पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल विल चाहिए। जैसे राजस्थान में पॉलिटिकल विल था गहलोत साहब का, उन्होंने बना दिया कानून। मध्य प्रदेश में बनाया ममता बनर्जी जो वजीर आला है वेस्ट बंगाल की, वो बना रही है। आपके पास तो बहुमत है, आप कहते हो ये न्यू इंडिया है। मोदी जी दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक है, आपको कानून बनाने में क्या दिक्कत है? आपको रोकना चाहूंगा। कोलकाता से हमारे मसौदे का तारीफ किया है सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता से जुड़ रहे हैं, चूंकि मगरबी बंगाल हुकूमत जो है इस तरफ कदम बढ़ा रही है, इसलिए उनका एक फीडबैक लेना जरूरी है हमारे साथ। अब्दुल अजीज साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ये हुजूमी तशद्दुद यानी मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए क्या मगरबी बंगाल की हुकूमत संजीदा नजर आ रही है आपको? वहां भी ऐसे मामले बहुत बढ़ रहे हैं। जी अजीज साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बोलिए। कि हुजूमी तशद्दुद के सिलसिले में बिल कल पेश होने वाला है और उम्मीद है कि वो पास भी हो जाएगा। जी जी जी, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? बोलिए। हाँ, बात करेंगे। जी हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, बोलना ये है कि मगरबी बंगाल में भी फिरका परस्ती बढ़ चुकी है और अब तक 9-10 हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात और वारदात हो चुके हैं और जो फिजा है मगरबी बंगाल की वो एक तरह से कम्युनलाइज हो चुकी है और इसकी वजह यही है कि जो फिरका परस्त पार्टी है वो चाहती है कि उसके हाथ में बंगाल भी आ जाए जिस तरह दूसरी रियासतें आ चुकी हैं। इसलिए अब तक 9-10 वारदातें मगरबी बंगाल में हो चुकी हैं और ये जो बिल ममता बनर्जी पेश करने जा रही हैं मगरबी बंगाल असेंबली में, इसके लिए हम सब जो लोग ख़ास तौर पे इसकी जद में आते हैं वो बहुत ही उनको गोया एक तरह से उनकी सताइश कर रहे हैं और मगरबी बंगाल की हुकूमत की भी सताइश कर रहे हैं कि वो इस तरह का बिल वो ला रही हैं और वो बिल यकीनन पास हो जाएगा और उसका जल्दी कानून होगा और उसका नफाज भी हो जाएगा। तो इससे जो वारदातें होती थी वो यकीनन कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। जी, और मैं बहुत ही माजरत के साथ आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बातें अभी और करनी थी लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा और अजीज साहब भी थोड़ी तकनीकी कुछ शायद वजह थी, देर से जुड़ पाए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और इस खास मौजू पर अपनी बातें रखने के लिए। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली